हेलो दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, किसने खोज की, उसमें कोशिका में और क्या क्या चीज होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कोशिका का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि कोशिका क्या होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई। क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई और जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आपने हमेशा देखा होगा, ये लिखा हुआ। इसका अध्ययन, कोशिका को साइटो कहते हैं और इसका अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिकीय अध्ययन। कोशिका की खोज आपने बचपन में पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, सन 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, कॉर्क की सेल को देखा था, उसमें प्रत्येक डिब्बे जैसा था, उसको सेलुला कहा गया था। सेलुला से इन्होंने सेल का नाम दिया, जिसको आज कोशिका कहते हैं हिंदी में। और सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंट वॉन लीवेनहोक 1674 में जीवित कोशिका को देखा था। और कोशिका के बिना, एक स्टेटमेंट, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व ही नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। कोशिका तो होनी ही चाहिए कम से कम। अगर अपन लाइफ की बात करें तो लाइफ की स्टार्टिंग कोशिका से ही होती है, बिना कोशिका से कुछ नहीं हो सकता। और छोटे सारी कोशिका के मिलकर कोशिकीय स्तर, फिर उत्तक स्तर, उत्तक से उत्तक अंग स्तर, अंग से अंग तंत्र स्तर बनता है, इससे बड़ा शरीर बनता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें कम से कम उनकी जो लाइफ है वो सेल्स होती है। हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, शरीर की, पूरे वर्ल्ड की या पूरी प्रकृति की, जो आगे देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए कि कोशिका कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, जो हम देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल्स बोलते हैं। ये ऐसा नहीं शरीर की, ये पूरे जितना संसार है उसमें सबसे जो कोशिका होती है सबसे छोटी, वो माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी में लार्जेस्ट बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट है, वो कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, अब देखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? स्मॉलेस्ट है, स्पर्म होता है, शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो क्या होता है? अंडाणु। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, वो लार्जेस्ट सेल है, इसको याद रखना, ये लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। हाँ, अब हम आगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में समझेंगे। सेल थ्योरी अब से पढ़ लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हायर लेके जाता हूं मैं कि क्या क्या था। 1838 में जर्मनी वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन थे, बोटेनिस्ट थे, याद रखना, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। और दूसरे थे 1839 में जर्मनी वैज्ञानिक, ब्रिटिश लिखा हुआ लेकिन जर्मनी वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान। स्वान से याद रखना, कुत्ता, कुत्ता का लोग क्या था? जूलॉजिस्ट। कुत्ता किसमें आता है? जूलॉजी में आता है, जूलॉजिस्ट याद रखना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैज्ञानिक है हमारे, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। स्वान से याद रखना। स्वान किसमें आता है? जूलॉजी में आता है। स्वान ने कहा था, अध्ययन तो दोनों ने किया, दोनों ने ही कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन स्वान ने क्यों कहा ऐसा कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है? क्योंकि जो बोटेनिस्ट है ना, वो प्लांट्स की कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने तो उसमें कोशिका भित्ति भी देखी और कोशिका झिल्ली भी देखी। उनको ये चीजें आम लगी कि कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब स्वान जो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जंतु कोशिका में, बाह्य कोशिका में क्या होती है, बाह्य झिल्ली कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती। और फिर उन्होंने भी पादप कोशिका को भी देखा, उनका डिफरेंस करने के लिए, उसमें अंतर करने के लिए। तो उन्होंने देखा तो उनको पता चला, अच्छा, इसमें तो कोशिका भित्ति भी होती है, इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। अच्छा, तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया। वो कथन क्या था कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर, क्योंकि उन्होंने वनस्पति का भी अध्ययन किया थे, भले वो जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने वनस्पति को भी देखना पड़ा कि इनमें तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन इनमें कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति भी होती है। इनको डिफरेंशिएट करके उन्होंने बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है।
अब स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। उन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। आप सबसे पहले सन याद रखना, 1838 में मैथिली स्लाइडेन आए थे, 1839 में स्वान आए थे। ये जर्मनी है, उसमें ब्रिटिश लिखा हुआ, लेकिन जर्मनी वैज्ञानिक ही है दोनों, ठीक है। बाद में ये कोशिका सिद्धांत तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो ड्रॉबैक रहता है ना, कमी रहती है। तो लिखा हुआ है लेकिन यह नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है बताने में असफल रहा। इन्होंने बता दिया कि कोशिका होती है, उनके प्राणियों और वनस्पतियों के जो कोशिका बनती है उनके उत्पादों से मिलकर बनी होती है। तो उन्होंने बोला कि चलो बनी होती है। अब ये बता दो आप हमको कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, जो नई कोशिका बनती है वो कहां से आती है। फिर ये तो बता नहीं पाया, तो सेल थ्योरी क्या हो गई, थोड़ी सी फेल हो गई। फिर एक नए वैज्ञानिक आए थे 1855 में, रुडोल्फ विर्चो साहब आए थे। उन्होंने एक अपनी भाषा में बोला कि ओमनी सेल्यूला इन सेल्यूला, मतलब इसका मतलब होता है कि कोशिकाओं का निर्माण, उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है उनसे ही मिलकर बना होता है। बस कोशिका कहां से आती है, पहले जो कोशिका स्थित है वो आती है। तो क्या हो गई, सेल थ्योरी वापस क्या हो गई, एक नई सेल थ्योरी, न्यू सेल थ्योरी, नया कोशिका सिद्धांत आया। उसको 3 वैज्ञानिक के नाम से बताया जाएगा, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। उनमें 2 स्टेटमेंट आएंगे कि कोशिका नई जो सेल थ्योरी, उसमें हो गया प्राणियों और वनस्पति का कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है, और दूसरा उसमें स्टेटमेंट आएगा कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये नई सेल थ्योरी में अभी चल रहा है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि कोशिका क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। कोशिका झिल्ली है, राइबोसोम है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्गी काय है, मतलब गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोशिका द्रव्य है, अगर प्लांट सेल में जाए तो प्लास्टिड है, रिक्तिका है, जंतु कोशिका में जाए तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम प्लांट्स में भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम आगे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो तक। और आपको मेरा चैनल अगर आपको ऐसे पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि यह बहुत लोगों के पास, बहुत स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचे। तो हम आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल सभी में पाई जाती है। अब पादप जगत में शैवाल आते ही है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कोशिका भित्ति के क्या क्या फीचर्स हैं। ये रिजिड कवरिंग होता है, दृढ़ आवरण होता है। अगर दृढ़ आवरण हो गया तो कोशिका के आकार व आकृति को, शेप एंड साइज को क्या होता है, फैलता नहीं, सिकुड़ता नहीं है। तो क्या करता है, मतलब नॉर्मल टाइमों में जनरली नहीं फैलता नहीं सिकुड़ता है। तो कोशिका के आकार व आकृति को बनाए रखती है, संक्रमण से सुरक्षा करती है। अगर कोशिका भित्ति रिजिड है, दृढ़ है, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत रेयर होगा। पादप में किस किस की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। ध्यान रखना मुख्यतः तो होता है सेल्यूलोज, बाकी ये सब पदार्थ और भी होते हैं, लेकिन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। कवक में बनी होती है काइटिन की, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु में किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन में होता है नाम, नाग, ये सब पाए जाते हैं। एन एसिटाइल ब्यूटामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। शैवाल में बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेस, मेनोस, पेक्टोस आदि की बनी होती है, ठीक है। अब इसके ये तो हो गई। अब कोशिका क्या, कोशिका भित्ति जो होती है उसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक तक हो सकती है। तो नवपादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो कौन सी होती है, प्राथमिक होगी। भाई अगर होगी तो प्राथमिक होगी, और प्राथमिक होगी तो उसमें क्या होता है, वृद्धि, ग्रोथ करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जबकि कोशिका भित्ति परिपक्वता होती है, जैसे परिपक्व होने लग जाती है, मैच्योरेशन की ओर जा रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, तब क्या होती है, उसमें क्या होगी कि कोशिका प्रकाश क्या होगी, उसकी वृद्धि की क्षमता जो होती है घटती जाएगी, और भीतर की तरफ द्वितीय कोशिका का निर्माण होगा। मैं समझाता हूं। सबसे पहले अगर ये पादप कोशिका बन रही है, कोई 2 पादप कोशिका है, मान लो इसमें विभाजन हो रहा है, इसमें विभाजन हो रहा है, तो सबसे पहले जो कोशिका बनती है वो होती है मध्य पटलिका, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला,
मिडल लेमिला मतलब मध्य पटलिका लिखा हुआ है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, लेकिन मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो सबसे पहले बनती है मिडल लेमिला। ये मिडल लेमिला के आंतरिक ही बनती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति, जो मैंने बताया। इसमें थोड़ी ग्रोथ करने की क्षमता होती है और जब परिपक्व होती है तो घटती जाती है। फिर मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है सेकंड वाला कि भीतर की तरफ ही द्वितीय कोशिका बनती है। आप सोचोगे द्वितीय कोशिका है तो बाहर बनती होगी सेल्स के, नहीं, उसके अंदर ही बनती है। तो ये हो गई प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये हो गई प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इसी के अंदर बनती है द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। और फिर इसी के अंदर अगर और बनना चाहे कुछ प्लादुओं में, तृतीय कोशिका भित्ति भी बनती है। बनती कब है, कहां बनती, अंदर ही बनेगी, बाहर नहीं बनेगी। सबसे अच्छा स्टेटमेंट यही है। लोग क्या करते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भीतर की, अरे यार प्राथमिक बन गई तो द्वितीय किसमें बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी, कभी नहीं बनती बाहर, अंदर की तरफ बनती है। तो मध्य पटलिका पहले बनती है, फिर उसमें अगर मेथड है, ये कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका भित्ति है तो पादपों में पाई जाती है। पादपों में जब भी इसकी सेल प्लेट बनती है तो सेंटर से शुरू होती है, इधर जाती है तो सेल प्लेट किसकी होती है, मध्य पटलिका की होती है। फिर धीरे धीरे प्राथमिक सेल, फिर द्वितीयक सेल वॉल, तृतीयक सेल वॉल बनती जाती है। ये सबसे अच्छा स्पष्ट बता दिया गया है। और आपको छोटी छोटी चीजें, ये सेलुलोज काइटिन, ये तो इसमें साथ में होते हैं, ये इसके अंदर होते हैं। बाकी मैंने याद रखो, सवाल में तो याद रखो सेलुलोज, गिलेक्टेंस, वेनोस, पैक्टोस एक्सेट्रा होते हैं। पैक्टोस आपने पढ़ा है ना कि ग्रीन एल्गी जो होती है, क्लोरोफाइसिस जो मैंने पढ़ाया था, उसके आउटर में होना चाहिए था घेरिलोस, लेकिन आउटर में पैक्टोस होता है और इनर में कौन होता है, सेलुलोज होता है। आंतरिक कोशिका भित्ति बाह्य कोशिका भित्ति में बना क्या होता है, किससे बनी होती है, आंतरिक बनी होती है सेलुलोज से, बाहरी बनी होती है पैक्टोस से। समझा रखा उसमें चीजें होती है। इसका ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पादप जंतु दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स हो सब में पाई जाएगी, जंतु सब में पाई जाएगी। लेकिन कोशिका भित्ति पादप, शैवाल हो गए, शैवाल पादप में आते हैं, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सब में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली तो सब में पाई जाती है, ठीक है। ऑयल मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और आपको मैं बता दूं कि मुख्यतः ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड से भी ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, बाकी प्रोटीन ज्यादा होता है। मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्रमुख लिपिड कौन सा होता है इसमें, फॉस्फोलिपिड होता है, जो सतहों में व्यवस्थित होता है। प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड जो सतहों में व्यवस्थित होता है। सतह किस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, देखो तो ध्रुवीय शिरा बाहर की ओर होता है। ध्रुवीय शिरा ये रहा, इसको ध्रुवीय शिरा बोलते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर शिरा, पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक, जो जल से स्नेह करता हो, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा होता है जल होती, जो जल से दूर भागता हो, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डरता हो, हाइड्रोफोबिक अंदर की ओर होता है। इस टाइप से होता है हाइड्रोफिलिक, ये हो रहा हाइड्रोफोबिक, ये रहा हिंदी में जल विरोधी ध्रुवीय शिरा, ठीक है। इंग्लिश में याद करो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। और कोशिका भित्ति इसी के कारण अल्प वर्ग में होती है। ये किससे, देखो कैसे व्यवस्थित होते हैं, बताता हूं मैं। दो पर ऐसे व्यवस्थित होते हैं, देखो कैसे बायलेयर में व्यवस्थित होते हैं, द्विसतह में व्यवस्थित होते हैं। तो देखो बाहर की ओर अंदर की ओर, तो ये रहा बाहर की ओर अंदर की ओर, बाहर की ओर अंदर की ओर। इसी प्रकार इधर नीचे की तरफ होगा, बाहर के अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो क्या होगी, द्विपरत पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, लिपिड की द्विपरत पाई जाती है। सब लिखा नहीं जाएगा, आपको बताया जा रहा है कि द्विपरत पाई जाती है। आप थोड़ी भी लिख सकते हो कि द्विपरत पाई जाती है। तो बाहर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा, अंदर हाइड्रोफोबिक रहेगा। तो बाहर ऐसी कोई चीजें हैं जो अनचाही अंदर नहीं आ सकती, ये सेलेक्ट करके अंदर भेजती है। इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेमी परमेबल मतलब कुछ एक चीज आने लेती है, सारी चीजें अंदर नहीं आने देती। और इनमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं इनके लेयर में। उसमें दो प्रकार की झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको परिधि प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एक होता है,
अंगभूत प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो परिधि प्रोटीन ये रहे आपके, ये रहे परिधि प्रोटीन जो बाहर की ओर से क्या करते हैं, पार्श्विक मूवमेंट, पार्श्विक लेटरल मूवमेंट करते हैं। और ये क्या करते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, जो आंतरिक होते हैं, मूवमेंट नहीं करते लेकिन टनल की तरह कार्य करते हैं। टनल का मतलब होता है एक सुरंग की तरह कार्य करते हैं। तो कुछ जो होती है, कुछ ऐसे अणु होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो ये इसके थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं। और ये कभी कभी उसमें भी काम आते हैं, सुसाध्य परिवहन उसमें काम आते हैं, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो कभी कभी ये प्रोटीन भी काम आते हैं। और मानव शरीर की अगर आरबीसी की संरचना देखें, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका की झिल्ली अगर देखें उसमें, तो अगर मानव में है और झिल्ली है तो झिल्ली होगी, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो झिल्ली में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। यह आपका जनरल क्वेश्चंस भी है, कभी कभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि जनरल सवाल दिखता है लेकिन आता नहीं है। तो आपको मैंने बोला है कि प्रोटीन हमेशा क्या होते हैं, लिपिड से ज्यादा होते हैं। तो देख लो प्रोटीन 52% है और लिपिड कितना है, 40% है। और बाकी बचा जो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अंदर से स्ट्रक्चर आप देखिए, वो सब चीजें आपको इसमें दिख जाएगी। और बाहर की तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं, इस टाइप से कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। तो इस जो जब इसको समझाया गया था, एक मॉडल दिया गया था, तो दो वैज्ञानिक थे, सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में दिया था। उन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सिंगर था, सिंगर नाम है उसका, सिंगर नहीं था, गाना नहीं गाता था। सिंगर एंड निकोलसन साहब थे 1972 में। इन्होंने क्या किया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, तरल कृमि नमूना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश सही है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, एफएमएम दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। उन्होंने यही कहा जो मैंने अभी समझाया कि कोशिका झिल्ली के अंदर बायलेयर मतलब द्विपर्तीय लिपिड होते हैं जो व्यवस्थित होती है। उसका बाहरी सिरा हाइड्रोफिलिक और आंतरिक सिरा हाइड्रोफोबिक अंदर ढका हुआ होता है, जल से बच जाता है और ये बहुत सारी चीजों को आने से रोकता है, अनचाही चीजों को आने से भी रोकता है। और उसमें प्रोटीन होते हैं दो प्रकार के, पेरिफेरल और इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। और इसमें जो इसकी जो तरली प्रकृति होती है, सबसे अच्छा इन्होंने देखा था कि तरली प्रकृति होती है वो प्रोटीन के नहीं, लिपिड के जो मूवमेंट होता है उसके, प्रोटीन से होती है तो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जो लिपिड की जो बायलेयर है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, उस पर डिपेंड करती है इसकी तरली प्रकृति क्या है। ये सिंगल निकोलसन से मॉडल दे दिया, ये चीजें थी, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज को देखिए आप, मैंने आपको कोशिका और कोशिका झिल्ली पढ़ा दिया है। अब आप इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और इसके अंदर केंद्रक जो इसका इसका ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, जो उसका मास्टर होता है, उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप यहां तक पढ़े और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। ऐसे तो आप पढ़ लोगे लेकिन समझाना अच्छा लगे, किसी को पता ही नहीं है, रटते रहते हैं। 52p और 40% सबको आता होता है। एग्जाम आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य की आरबीसी में बताइए प्रोटीन और लिपिड कितना होता है, पता है 52 होता है और 40 होता है। अब पता नहीं 52 क्या हो रहा है, प्रोटीन होता है कि लिपिड होता है। मैंने बताया है कि प्रोटीन केस में ज्यादा होता है, इसमें हमेशा प्रोटीन, लगभग हमेशा तो नहीं बोल सकते, किसी किसी में अपवाद है, बाकी प्रोटीन ऐसे मानो तो हमेशा ज्यादा होता है, लिपिड कम होता है। तो याद रह जाएगा 52 और 40, तो ये ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। और ये सेमी परमेबल है तो तीन प्रकार के परिवहन होते हैं, एक्टिव, फैसिलिटेटेड, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव में तो प्रोटीन भी काम आएंगे, ऊर्जा भी खर्च होगी और सारा होगा। और जो सुसाध्य परिवहन है उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती लेकिन प्रोटीन काम आते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन जो आपको मैंने बताया। और उसके बाद अगर पैसिव है तो वो क्या हो जाएगा,
इसको क्या करेगा, सेमी बल से पास हो जाएगा। उसमें कोशिका ना तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ना ही उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो हाइपो से हाइपरटोनी की तरफ चला जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।